ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और हम लोग मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो बच्चों यहाँ पर भी हम लोग अगर देखें तो यहाँ भी हम लोगों को दो क्वेश्चंस इसके हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हम लोगों को पहले तो जीरोस फाइंड आउट करना है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इस पर कि ये जो जीरोस है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो या फिर पॉलिनोमियल का हो, अगर हम लोग वो जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो पॉलिनोमियल x के टर्म पे हो या y के टर्म पे हो तो हम लोग x या y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इसका हाईएस्ट जो डिग्री दिख रहा है वो 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी हम लोग जीरो निकालेंगे तो उसका जो जीरो आएगा यानी उसके जो वैल्यूज आएंगे यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 2 ही आएगा। ठीक है, वो 2 ही आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अल्फा एंड बीटा ऐसा करके लिखते हैं। आगे के एक्सरसाइज में बच्चों हम लोग ये भी देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, आपके एनसीईआरटी में ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के पर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, है ना। तो उस पर हम लोग देखेंगे कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उस पर अल्फा बीटा एंड गामा ये तीन वैल्यूज जो हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो ये क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हम लोगों को इसका x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग गिवन पॉलिनोमियल लिख लें। ये हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना। अब ये तो पॉलिनोमियल है, अब इसका हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि इसका जीरोस निकालने का मतलब हुआ कि x का क्या वैल्यू हम लोग पुट कर दें, यहाँ पर x का क्या वैल्यू पुट करें, क्योंकि जो वैल्यू x का यहाँ होगा वही वैल्यू x का यहाँ भी होगा, है ना। देखो बहुत ही ये एक बेसिक सी एक चीज एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि जीरो निकालने का मतलब ही हुआ कि हम लोग x का या कोई पॉलिनोमियल अगर y के टर्म में है z के टर्म में है ना, तो उसमें हम लोग उस वेरिएबल का, है ना, ये x जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो इस वेरिएबल का क्या वैल्यू पुट करें कि वो वैल्यू पुट करने के बाद ये जो पूरा जो वैल्यू होगा, है ना, इसको सॉल्व जब करेंगे तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब x का कुछ भी जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ये पुट करने के बाद ये टोटल बराबर किसके होना है, जीरो के होना है ना। और अब जब हमने इसको जीरो लिख दिया तो ये हमारा बन गया क्या, इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इज इक्वल टू 0 लगा दिए हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये इज इक्वल टू 0 नहीं होता तो सिर्फ ये होता तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है या यहाँ जो x है, ठीक है, ये जो x है या ये जो x है ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, these x's are called as variable, okay, and these जैसे ये a है ना, x स्क्वायर से पहले a लगा है या x के पहले b लगा है या यहाँ x, अब आप सोचो क्या यहाँ x है, x यहाँ पर है, यहाँ तो x नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन अगर देखो तो यहाँ x है और x का वैल्यू कितना है या पावर कितना है, नॉट वैल्यू सॉरी, इसका पावर कितना है, 0। किसी का भी अगर पावर 0 है इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। यानी ये c x टू द पावर 0 है, यानी यहाँ पर c इंटू एक्स टू द पावर 0 हो गया। ठीक है, और x टू द पावर 0 मतलब 1 एंड c इंटू 1 इज c।
ठीक है। तो इसलिए हम लोग x टू द पावर 0 नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये मान के रहो कि यहाँ पर जो है हमारा x टू द पावर 0 है, तो ये x स्क्वायर हुआ, यहाँ x टू द पावर 1 हो गया और यहाँ x टू द पावर 0 हो गया, ठीक है। जब ये इस फॉर्मेट में है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो देखो x स्क्वायर के साथ ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं क्या, कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को डिटेल्स भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही अपना पर्पस नहीं है, बल्कि उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितने भी बुनियादी बातें हैं, जितने भी उस पर हम लोग डिटेल में बात कर सकें, वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पर करते हुए उसके हर एक पहलुओं को समझते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ताकि आगे के किसी भी क्वेश्चंस में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ x स्क्वायर है, तो x के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। तो ये जो 1 है, ये 1 क्या है, इस x स्क्वायर के पहले एक कांस्टेंट लगा है, राइट। उसी तरह से x जो वेरिएबल है जिसका पावर 1 है, इसके पहले भी एक कांस्टेंट लगा है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम उसको क्या लिख रहे हैं, b, और ये b कैसा है, तो प्लस b है। यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या है, तो +7 है ना। और यहाँ पर जो x टू द पावर 0 है, वेरिएबल जो x टू द पावर 0 है, इसके पहले भी एक कांस्टेंट लगा है। ये कांस्टेंट इस क्वेश्चन में अगर देखो तो कौन है, ये क्या है, ये 10 है ना। तो ये जो कांस्टेंट लगा होता है ना, इस कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं क्या, कोफिशिएंट, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन पॉलिनोमियल दिस, तो x का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, +7। ऑलवेज ये ध्यान रखना, ये +7। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो कोफिशिएंट क्या हो जाता, -7, ठीक है। कोई अगर पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, आप तो कहोगे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है ना, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, तो इसका तो कोफिशिएंट ही नहीं है। तो नहीं, इसका कोफिशिएंट है क्या, छुपा हुआ है, दिस इज 1। आप ये नहीं कह सकते बच्चों कि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब इसमें जो कोफिशिएंट है वो 0 हो गया, नहीं नहीं। अगर आप इसके कोफिशिएंट को 0 कह देते हैं, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। किसी का भी मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। बट दिस इज नॉट 0, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कोफिशिएंट 0 है। तो यहाँ पर क्या है, ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है ना। अब अगर कोई पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन दिस पॉलिनोमियल, तो आप तो देखोगे और कहोगे कि भाई सर ये तो यहाँ पर x टू द पावर 0 तो सर कहीं है ही नहीं, ये तो x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 0 तो है नहीं सर, क्वेश्चन लगता है गलत हो गया है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 0 वो कहाँ स्टैंड कर रहा है बच्चों, देखो ये x टू द पावर 0 यहाँ स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट कौन है, वो 10 है ना, इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, कि हम लोग कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ और कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और क्योंकि देखो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं, और भी तरीके हैं, है ना, फार्मूला मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन एक होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या होता है, मैं यहां लिख दूं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ कि हम लोग मिडिल टर्म को फैक्टराइज करते हैं x के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, किस केस में बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, ठीक है। अब रूल क्या है, रूल नंबर 1 ये है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, पर जरा से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं कि ये
रूल है कि पहले हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ठीक है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इसके जो पावर है ना, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको सेट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग पावर में ही अरेंज्ड है ना, एक्स टू द पावर 2 है, फिर एक्स टू द पावर 1 है, फिर एक्स टू द पावर 0 है। तो इसको हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो वेरिएबल है उस पर हमने इसको अरेंज कर लिया है, राइट। अब क्या करेंगे कि 1, 2 और 3, तो इसका मिडिल टर्म कौन हो गया, 7x, है ना। तो अब ये जो हमारा रूल है ना, ये कहता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मतलब मिडिल टर्म को फैक्टराइज करो, मतलब 7x को कुछ ऐसा लिखो कि वो मल्टीप्लाई करने पर x को नहीं बल्कि 7 को, है ना, इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, तो 7 को कुछ ऐसा लिखो कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस तरह से 7 को तोड़ो कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको कितना मिलना चाहिए, 10, ठीक है। और क्योंकि यहाँ देखो प्लस साइन लगा है और यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस करने पर हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, 7, जो ये खुद का टर्म है, यानी जो मिडिल टर्म है, ठीक है। तो 7 को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 + 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 + 7 भी 7 होता है, 2 + 5 भी 7 होता है ना। देन 3 + 4 भी 7 होता है, ठीक है। देन 4 + 3 भी 7 होता है, तो 4 + 3 लिखो या 3 + 4 लिखो, बात सेम है। तो सॉरी, इसको लेने का हमें कोई जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं। और क्या कर सकते हैं, 5 + 2 भी 7 होता है, लेकिन 2 + 5 एंड 5 + 2 दोनों हम लोग मतलब सेम चीज है, तो ये भी हमें लेने की आवश्यकता नहीं। देन 6 + 1 भी 7 होता है, पर ये ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, 1 + 6 को ले चुके हैं, तो ये हमारे लिए कोई जरूरत नहीं लेने का। और क्या कोई तरीका है, 7 + 0 भी 7 होता है, लेकिन 0 + 7 हम लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग लेंगे नहीं, तो हमने किसे कंसिडर करना है बच्चों, हमें इस चीज पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो हम लोगों के पास 1 2 3 4 ऐसे कॉम्बिनेशंस आ गए हैं जिसको ऐड करने से हमें 7 तो मिल जाएगा, यानी ये वाला कंडीशन हमारा फुलफिल हो चुका है। समझना बात को, ठीक है। हमारे पास 2 कंडीशन चाहिए, ये मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने के लिए, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ने के लिए, उसको फैक्टर बनाने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि इसको कुछ ऐसे फैक्टराइज करो कि जो 2 नंबर हमारे पास होंगे उन दोनों का सम 7 होना चाहिए, और ये 7 क्या है, ये मिडिल टर्म का जो x का कोफिशिएंट है वो यही है 7, तो ये 7 होना चाहिए। और दूसरा रूल क्या है, जो दूसरी बात हमें यहाँ देखनी है फैक्टराइज करते समय, वो ये कि जो 2 नंबर हमें मिलेगा ना, उन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो = 10 होना चाहिए। ये जब दोनों फुलफिल करे, जो ये दोनों फुलफिल करे, वो हमारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए सुटेबल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इतने सारे कॉम्बिनेशंस इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहे हैं, है ना, क्या कि दोनों का सम 7 हो रहा है, लेकिन अब जरा ये कंडीशन में फुलफिल करें कि 1 × 6 अगर करते हैं, 1 × 6 करते हैं तो ये तो 6 होगा, और 0 × 7 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। जब 2 × 5 करते हैं तो 2 5 जा 10 होगा, 3 × 4 करते हैं तो 4 3 जा 12 होता है, ठीक है। तो सेकंड जो कंडीशन था कि मल्टीप्लाई करने पर हमें इसका जो प्रोडक्ट है, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमें 10 आना चाहिए। अब देखो ये 10 कहां से आया, तो ये जो x⁴ का कोफिशिएंट होगा, या फिर ये समझो कि जो c का वैल्यू होगा, दिस इज नथिंग बट c, ठीक है। तो c का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमें यहां चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, इसलिए प्लस करने में 7 चाहिए, है ना। और भी कंडीशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का पूरा रूल नहीं
हमें सीखना है ना, हमें जस्ट इसे सॉल्व करना है। इसीलिए ये डिटेल हम यहाँ नहीं बताने जा रहे, ये हम लोग एक दूसरे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ही साइड प्लस है तो यहाँ हमें प्लस करके 7 चाहिए होगा। तो हमारे पास इतने सारे कंडीशंस बन गए, ये सारे कंडीशंस इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। इसका मतलब हमें जो दो नंबर लेना है वो 2 और 5 लेना है। आप इस बात को समझ रहे हो? तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मिडिल टर्म है, हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया जैसा क्वेश्चन में था, है ना, जैसा क्वेश्चन में था ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, और प्लस देखो 7x है तो 7x को हम लोग 2x प्लस 5x, है ना, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x हो जाएगा। आप समझ रहे हो इस बात को? या फिर 5x प्लस 2x लिख दो, क्या ये 7x हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग इसको, आपको जैसा ठीक लगे, मैं आपको 2x प्लस 5x और 5x प्लस 2x दोनों करके दिखलाऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो रटने वाली चीज है ही नहीं। आप ये नहीं सोचना कि सर आपने 2x प्लस 5x लिखा, अगर हम 5x प्लस 2x लिख देंगे तो क्या होगा? अरे क्या होगा, आप करके देखो, वो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ठीक है। सो ये 2x प्लस 5x हमने लिख दिया। अब ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बन गया, ये किसके इक्विवेलेंट है बच्चों? ये 7x के इक्विवेलेंट है, समझिए। अब हमारे पास तीसरा क्या है? प्लस 10, ये प्लस 10 हम यहाँ लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ आ जाएं, दिस इम्प्लाइज दैट। कई बच्चे क्या करते हैं ना, कि कई बच्चे दिस इम्प्लाइज दैट को यूज ना करके यहाँ सीधे इज इक्वल टू लिख देते हैं। ये दिस इज द ग्रामेटिकल मिस्टेक, ओके। मैथ्स का जो ग्रामर है वो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक। आप कभी भी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0 ऐसे नहीं लिखते, इसको हमेशा क्या करते हैं? दिस इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब हुआ कि क्या, अब देखो ये हमारे पास दो टर्म यहाँ बन गए और ये दो टर्म यहाँ बन गए, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये प्लस। तो इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो x और x कॉमन है, हम x कॉमन निकाल लिए। जब कॉमन निकालते हैं तो हम लोग ब्रैकेट को यूज करते हैं, और यहाँ पर देखो क्योंकि x स्क्वायर है और एक x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और ये प्लस का साइन होगा, और इस 2x में से x हमने निकाला तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब क्या करोगे? अब इन दो टर्म में हमें कुछ कॉमन निकालना है। तो देखो 5 और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 और 5 कॉमन निकल सकता है। दूसरी बात, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम इसे क्या करेंगे? प्लस 5 कॉमन निकालेंगे। जब प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ भी प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखो ये प्लस से सेपरेट हुआ, ये एक टर्म है, और ये प्लस के बाद ये एक टर्म है, x इंटू दिस, ये एक टर्म हो गया बच्चों, और प्लस के बाद 5 इंटू दिस, ये एक टर्म हो गया, ठीक है। इन दोनों टर्म में हमें कुछ कॉमन निकालना है। तो क्या हमें ये कॉमन नजर आ रहा है? x प्लस 2 बिल्कुल नजर आ रहा है, तो हम x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेंगे। जब x प्लस 2 हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा कि इस पूरे टर्म में हमने x प्लस 2 कॉमन निकाला, तो हमारे पास x यहाँ बच गया, एंड देन प्लस, और इस पूरे टर्म में हमने x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया? 5, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि हम लोग कॉमन कैसे निकालते हैं? उसमें से जो कुछ कॉमन है ये हम क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास x प्लस 2, अब यहाँ ना प्लस है ना माइनस है बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान देना। कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, वो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, उनको लगता है कि अरे ये प्लस तो यहाँ पर था, तो प्लस तो यहाँ कहाँ चला गया? नहीं, आपने x प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया है, तो जब कॉमन निकाले हैं तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ इनटू रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है? कुछ नहीं है, मतलब ये इनटू है, ये एक पॉइंट है, मतलब इनटू। अब आप सोचो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ध्यान देना।
हम अगर कहें कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x और y का प्रोडक्ट 0 है, तो सोचो हो सकता है या तो x 0 हो जाए, क्योंकि अगर x 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, या हो सकता है कि हमारा y 0 हो जाए, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, तो हमने माना क्या कि हो सकता है x 0 हो। अगर x 0 हुआ तब तो 0 इंटू वाई, एनीथिंग इंटू वाई इंटू 0 इज 0, ठीक है, तब तो ये 0 है। या फिर हो सकता है कि y 0 हो, तो हम कह सकते हैं क्या कि जब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स देयरफॉर we can say either x plus 2 is equal to 0 और एंड नहीं और, है ना, या फिर, है ना, क्या x plus 5 is equal to 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोगों ने प्रोसीड किया, कैसे हम आगे बढ़े, ये इंटू ये इज इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो ये बंदा 0 है भैया, ये 0 था तभी पूरा का प्रोडक्ट 0 बना दिया, या तो ये बंदा 0 होगा पक्के से, अगर ये 0 नहीं होता तो ये भी प्रोडक्ट 0 नहीं होता, तो दोनों में से एक तो 0 है, या तो ये है या तो ये है, तो उसी को हम लोगों ने इंग्लिश में क्या लिख दिया, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, ठीक है। तो अगर ये 0 है इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 इज 0, अब तो ये बच्चे का खेल हो गया, तो है ना, तो x बराबर क्या हो गया, ये प्लस वहां जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो x बराबर -2, या फिर x बराबर प्लस वहां जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो गया, इसका मतलब क्या होगा, x बराबर -5, ये तो आप जानते ही होंगे कि प्लस साइन जब राइट साइड जाता है या इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये भी जब उधर गया तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो या तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और है ध्यान देने का बच्चों कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो क्वाड्रेटिक में जो पावर होता है वो 2 होता है, हाईएस्ट पावर इज 2, इसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, है ना, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, तो अगर इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके जो रूट्स आएंगे, है ना, या इसके जो जीरोस आएंगे या इसके जो वैल्यूज आएंगे, है ना, x का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, दो ही वैल्यू मिलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बीटा हमेशा नेगेटिव ही आएगा, नहीं भाई, अल्फा बीटा बस नाम दिया गया है, दोनों पॉजिटिव आ सकता है, दोनों नेगेटिव आ सकता है, कोई एक पॉजिटिव आ सकता है, कोई एक नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी हमारे पास अल्फा -2 आ गया, है ना, और बीटा -5 आ गया, तो इसे भी हम लोग लिख लेते हैं, ये बात आप समझ रहे होंगे, देयरफॉर फाइनली वी गेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आइए फिर से देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10, so we have to find the zeros of this quadratic polynomial, तो हम लोगों ने इसके जीरो को फाइंड आउट कर लिया है ना, एक वैल्यू हमारा -2 आया है और एक वैल्यू हमारा -5 आया है। क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है बच्चों, ये है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब जीरोस एंड कोफिशिएंट जो है इसके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो x² + 7x + 10, ये जो है हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, ओके, और हमें जो रिजल्ट आया है वो आया है अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना है, -2, ठीक है बच्चों, और प्लस इज प्लस, और बीटा कितना है, -5। तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा -2 और ये प्लस माइनस
प्लस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये आपको पता है प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगर ये माइनस होता और ये माइनस होता तो क्या होता, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस और ये प्लस है तो क्या होता, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस एंड 5 इज 5। नाउ द ब्रैकेट गेट्स ओपन, ठीक है। कभी भी बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस आए, प्लस में तो चलो ध्यान नहीं देते हम लोग, बट माइनस जहां आए, जहां भी माइनस लगे, आप तुरंत बिना झिझक के, बिना घबराए, बिना शर्माए, आप उसको तुरंत ब्रैकेट में डालने की आदत अभी से ही लगा लो। कोई भी नंबर अगर माइनस में आता है तो आप उसको ब्रैकेट में रखें, ठीक है। तो इसे भी हमें ब्रैकेट में रखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये पहला नंबर था तो हम इसे नहीं ब्रैकेट में रखें, ठीक है। तो ये अगर ब्रैकेट में रखें, अदरवाइज बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं -2 देन प्लस एंड देन -5, ठीक है। अब ये बताओ, ये तो घिच बिच कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये, समझ में आ रहा है क्या, ये नहीं है। तो इसे अगर हम ब्रैकेट में रखेंगे तब सोचो ये प्लस का जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये आता भी होगा, तो कोई बात नहीं। अब हमारा क्या होगा, -2 और -5 ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, -7। ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, ध्यान देना कि अल्फा प्लस बीटा हमने किया, मतलब ये क्या है हमारा, सम ऑफ रूट्स, या हम इसे कह सकते हैं सम ऑफ जीरोस और ऑब्लिक जीरोस। जो हमारा जीरोस आया है इसका सम, जो -7 आया है, जरा इस -7 को यहाँ पर जरा देखो बच्चों कि हम -7 कैसे बना सकते हैं, है ना। तो -7 बनाने के लिए A7 तो हमारे पास है, ठीक है। तो 7 को अगर हम लिख दें 7 और यहाँ लगा लें माइनस, और इसके पहले तो 1 है, हम डिवाइड बाई 1 कर दें तो क्या लगता है, ये -7 बन गया। आप सोचोगे क्या मजाक चल रहा है, ये मजाक नहीं, आगे देखो क्या होता है। तो ये बन गया -7। तो ये जो बना -7 जो हम लोगों ने बनाया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ax² प्लस bx प्लस c है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ओके। तो -7 का मतलब हमने क्या लिख दिया, ये 7 क्या है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमने क्या लिख दिया है, -b, और डिवाइडेड बाय 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमने लिख दिया a। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, therefore we can say अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक रिलेशन डिराइव हो गया कि दो जीरोस का सम जो होता है वो -b/a होता है, ठीक है। अब ये मैं पार्ट रब कर देता हूं और अब दूसरे पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा, तो दूसरा पार्ट है कि सम तो हमने निकाल लिया, अब जरा प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, यानी अल्फा बीटा करके देखते हैं। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स -5, है ना। हम इसे टाइम्स भी कहते हैं, इनटू भी कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब देखो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वैल्यू हमें कितना मिल गया, 10। जरा देखना तो ये 10 यहाँ कहीं दिखता है, अरे ये 10 तो यहाँ नजर आ रहा है ना। तो बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे c एंड डिवाइडेड बाई x² के पहले 1 है ना, ये मैंने पहले, ये हम लोग अभी पहले भी देखे, x² के पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पर a लिख सकते हैं, अगर ये लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन से दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। और अगर ऐसा है तो हमारे पास एक दूसरा रिलेशन भी डिराइव हो गया,
है ना। जरा क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, आप वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जीरोज तो अल्फा एंड बीटा जो आया है वही है, और कोफिशिएंट जो है दैट इज ए बी और सी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, यहाँ पर 7 एंड सी जो है वो सी, मतलब सी जो है यहाँ 10 है। किसका कोफिशिएंट है ये, एक्स टू द पावर 0 का, है ना। तो इनके और अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशन हम लोग को निकालना है ना, जो वेरीफाई करना है, वो क्या वेरीफाई हो गया, यस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ से फॉर्मूला डिराइव किया। आप अगर चाहो तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी आप लिख सकते हो कि सिंस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, therefore putting values we get, sorry, putting values we get, what we get, अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा का वैल्यू था -2, है ना। तो वी गेट -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -7/1, है ना, -7/1। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर देते हैं, तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू -7, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। हेंस अच्छे से लिख देता हूँ, हेंस वेरीफाइड, और इस तरह से ये वेरीफाई हो गया क्या, तो LHS और RHS बराबर हो गया, यानी ये जो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आया और ये जो हमारा कोफिशिएंट था, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया है। और सिमिलरली हम लोग जो है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, या तो वहां से फॉर्मूला ले आओ जो अभी हम लोगों ने किया, या फिर आप क्या करो कि बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली, है ना, सिमिलरली सिंस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, therefore by putting value we get, है ना, अल्फा का वैल्यू पुट कर दो -2 टाइम्स -5 एंड सी का वैल्यू कितना था 10 और ए का वैल्यू कितना है 1, है ना। so this implies that 2 5s are 10, minus minus plus, so plus 10 is equal to 10, therefore LHS is equal to RHS, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग hence वेरीफाइड, इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 2, है ना, ये इसके जो दो पार्ट थे, एक था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है उसका जीरो निकालना, हम लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके इसके वैल्यूज निकाले, एंड देन जो दूसरा पार्ट था इसमें कि इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, तो फाइनली हम लोगों ने इसके रिलेशनशिप भी फाइंड आउट किया। और ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल याद रखने में याद करने की चीजें हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा बीटा इज c/a, और अगर एग्जाम में ये आता है तो हम लोगों को किस तरह से प्रोसीड करना है, इस तरह से प्रोसीड करके हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आपके अपने इस चैनल कर प्रयास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो और भी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। कर प्रयास भाग मत।